सबको आवाज़ आ रही है मेरी? किसी को ऐसा है कोई भी जिसको नहीं समझ में आ रहा है आवाज़ मेरी? दीपा, आर यू गेटिंग माई वॉइस? हेलो, मेरी आवाज़ सब तक आ रही है? पहुंच रही है सब तक आवाज़ मेरी? दीपा, आर यू गेटिंग माई वॉइस? Sir, a bit low. अ बिट लो। अभी आवाज़ कैसी है मेरी? अभी भी लो है? Okay, sir. ओके। सो इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रांजिस्टर्स और इसकी नेमिंग कैसे होती है ये हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट क्लास। सो मूविंग फर्दर इसके आगे हम देखते हैं कि आगे इसके क्या थ्योरीज हैं। सो लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कशन किया था वो बेस्ड ऑन देयर ट्रांजिस्टर टाइप कि कौन सा ट्रांजिस्टर है उसके बेस पे आपका ये सिंबल डिसाइड होता है। सो सिंबल में अगर आप देख सकते हो कि दिस टर्मिनल इज रिप्रेजेंटिंग बेस, ठीक है। ये वाला टर्मिनल आपका कलेक्टर होता है और ये इमिटर है। अब इसमें अगर आप सिंपली केवल ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो यू कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा इमिटर है और कौन सा कलेक्टर है। सो फॉर देयर डिस्टिंक्शन हम क्या करते हैं कि एक एरो पुट करते हैं। एरो किस साइड से हम पुट करेंगे? जिस साइड पे इमिटर होगा। सो ऑब्वियसली इमिटर यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, तो इस सिंबल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज़ किसी सर्किट में हमारा इमिटर कहीं और पे दिखाना चाह रहे हो आप, तो यहाँ पे भी आप इमिटर बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डाउनवर्ड का जो टर्मिनल है उसी को हम इमिटर बोलेंगे। आप इसको भी इमिटर बना सकते हो, बट बस इसमें कैटेगराइजेशन कैसे हो रहा है, एक एरो का, जिस साइड से एरो आप बनाओगे वो आपका इंडिकेट करेगा कि इमिटर है, और जो उसके ऑपोजिट साइड वाला होगा वो कलेक्टर होगा। नाउ इस एरो पे भी डिसाइड किया जाता है कि एनपीएन टाइप है या पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है। तो दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एरो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एरो है। अगर आउटवर्ड है, ठीक है, तो आउटवर्ड के केस में हमेशा हम एनपीएन लेते हैं, मतलब इमीटर से निकल रहा है। अगर इमीटर में घुस रहा है तो उस केस में हम पीएनपी लेते हैं। उसको फाइंड आउट करने के लिए जब हम अपना फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे, जब आपका करंट का कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, उस समय हम डिस्कस करेंगे कि क्यों बाहर की तरफ एनपीएन को लेते हैं और अगर अंदर की तरफ हम एरो को दिखा रहे हैं तो पीएनपी है। So naming of transistor terminals, emitter, this section of one side that supplies carriers is called emitter. Emitter is always forward biased with respect to base, so it can supply carrier. Emitter हमेशा आपका बेस के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस होता है। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर emitter supplies holes to its junction. एनपीएन ट्रांजिस्टर में emitter आपका होल टूवर्ड्स जंक्शन भेजता है। For PNP transistor, emitter supplies electrons to its junction. So PNP में electrons junction की तरफ जाते हैं। Now naming of transistor terminals में collector की बात करें तो the section on the other side that collects carrier is called carrier collector. Collector is always reverse biased with respect to base. For NPN transistor, collector receives holes to its junction, एंड फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर कलेक्टर रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स जंक्शन। तो ये बेसिकली आपका किस तरह से आपने बायसिंग की है उस बेस पे आपका कैरियर डिसाइड होता है और कैरियर का मूवमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने डायोड्स में पढ़ रखी है।
तो वही सारा कॉन्सेप्ट आप ट्रांजिस्टर में भी अप्लाई कर सकते हो. नाउ बेस, दिस इज द मिडिल सेक्शन which forms two p-n junction between emitter and collector and it is called as base. तो ये दो p-n junction के बीच में होता है और मिडिल पार्ट होता है किसी भी ट्रांजिस्टर का. Some important factors to be remembered. Transistor has three regions named emitter, base, collector. The base is much thinner than other regions. Emitter is heavily doped, so it can inject larger amount of carriers into the base. Base is lightly doped, so it can pass most of the carrier to the collector, and collector is moderately doped. So ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था. क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि एमीटर की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जनरेट हो रहे हैं वो एमीटर के थ्रू नहीं हो पाएंगे और हम एमीटर को एज ए एमीटर रोल नहीं दे पाएंगे. एमीटर का रोल क्या है कि सारे जो कैरियर्स हैं वो उसके थ्रू एमिट हो, तो मैक्सिमम जो करंट होगा वो एमीटर के थ्रू जनरेट होना चाहिए. सो इसका डोपिंग हमेशा हम हाई रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बेस एंड कलेक्टर. बेस को लाइटली डोप इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर आपका एमिटर एमिट कर रहा है तो अगर बहुत ज़्यादा आप डोपिंग कर दोगे बेस की तो ऑब्वियसली वहाँ पे रिकम्बिनेशन हो जाएगा और रिकम्बिनेशन हो जाएगा तो जो एक्स्ट्रा कैरियर्स थे, जो बहुत मैक्सिमम कैरियर आपके कलेक्टर में रिसीव होने चाहिए थे, वो कलेक्टर पे मैक्सिमम कैरियर रिसीव नहीं होंगे और रिकम्बाइन होकर वो बेस के थ्रू एमिटर में फिर से एंटर करेंगे. सो इसलिए हम क्या करते हैं कि बेस को बहुत ही लाइटली डोप करते हैं सो दैट कि जितना भी एमिटर एमिट कर रहा है आपका कैरियर वो सारा का सारा आपका कैरियर कलेक्टर में एंटर कर जाए. और कलेक्टर को हम मॉडरेटली डोप्ड रखते हैं. द जंक्शन बिटवीन एमिटर एंड बेस इज कॉल्ड एमिटर बेस जंक्शन एंड द जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर इज कॉल्ड कलेक्टर बेस जंक्शन. तो एमिटर बेस के जो जंक्शन है उसको एमिटर बेस जंक्शन बोलेंगे और इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एमिटर डायोड. एंड जंक्शन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर को हम कलेक्टर बेस जंक्शन बोलेंगे और कलेक्टर डायोड. द एमिटर डायोड इज ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड. सो एमिटर डायोड हमेशा आपका फॉरवर्ड बायस रखते हैं हम और कलेक्टर डायोड को रिवर्स बायस रखते हैं. तो ये ऐसा क्यों रखते हैं ये भी हम बताएंगे जब आगे इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे कि क्यों इस कंडीशन में रखते हैं, इस कंडीशन का क्या एडवांटेज है. The resistance of emitter diode is very small, forward resistance, and resistance of collector diode is high, reverse resistance. तो ये रेजिस्टेंस आप डायोड से रिलेट कर सकते हो. जैसे डायोड में हमने देखा था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल होती है. अगर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत हाई कर दोगे आप तो ऑब्वियसली आपका जो करंट का फ्लो होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर रिलेशन से आप देख सकते हो. V अगर कांस्टेंट रखते हो तो करंट और रेजिस्टेंस में इन्वर्स रिलेशन है. तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तभी आपका करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा. तो एमीटर डायोड से मैक्सिमम करंट फ्लो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को लो रखना पड़ेगा और रेजिस्टेंस लो तभी होगा जब आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे. और उसके जस्ट ऑपोजिट केस आपका कलेक्टर डायोड पे होगा. कलेक्टर डायोड पे अगर आप रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली हायर रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा वहाँ पे. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन. कैसे ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रोवाइड करते हो. तो इस पर्टिकुलर केस में हमने जो बायसिंग चूज़ किया है वो फॉरवर्ड बायस आपका एमीटर साइड पे किया है, एमीटर जंक्शन पे, एमीटर बेस जंक्शन पे, और रिवर्स बायस आपका कलेक्टर बेस जंक्शन पे प्रोवाइड किया है. तो इस रीजन को हम एक्टिव रीजन बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे. लेकिन अभी आप जानो कि हम जो अभी ट्रांजिस्टर ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो स्पेशली आपका एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है. सो वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं. एनपीएन ट्रांजिस्टर मीन्स
एमीटर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, बेस आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, और कलेक्टर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। नाउ ऐसा अरेंजमेंट है। अब हमने क्या किया कि हमें इसको ऑपरेट कराना है। ऑपरेट कराने के लिए फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करना है एमीटर बेस जंक्शन पे, और रिवर्स बायस अप्लाई करना है आपके कलेक्टर बेस जंक्शन पे। तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कैसे प्रोवाइड करते हैं। अगर आपका नेगेटिव साइड है, मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मींस मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे रिपेलिंग फोर्स आपका नेगेटिव बैटरी से ही लगेगी। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव बैटरी रखना है, तो नेगेटिव बैटरी रखोगे। और इस साइड में पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मतलब होल से कनेक्टेड है, और होल्स पे रिपेलिंग फोर्स किससे लगेगा? आपका पॉजिटिव से लगेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप पॉजिटिव रखोगे। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, जहाँ पे N इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड P इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब कलेक्टर बेस जंक्शन में हमारा रिवर्स बायस अप्लाई करना है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट अप्लाई कर दो आप। ऑपोजिट मतलब P पे आप नेगेटिव साइड अप्लाई कर दो और N पे आप पॉजिटिव साइड अप्लाई कर दो। ये क्लियर हो रहा है अरेंजमेंट कैसे हुआ है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस? कंफर्म कीजिए, किसी को डाउट है? नो सर। Okay. Now forward bias is applied to emitter based junction and reverse bias is applied to collector based junction. The forward bias in the emitter based junction causes electrons to move towards base. This constitute emitter current I. तो जब आप ऐसा अरेंजमेंट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे जो करंट का मूवमेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जब रिपेलिंग फोर्स अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर इस डायरेक्शन में होगा तो जो करंट का मूवमेंट होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जैसा हमने डायोड में देखा था। तो करंट का जो मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स बैटरी होगा इस साइड में। नाउ इस केस में अगर बात करो आप जब रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे हो तो रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस साइड होगा तो करंट का मूवमेंट ऑपोजिट होगा। तो जो इसका डायरेक्शन दिखाया है इसका जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन हमें बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन इन्होंने बनाया है ये बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बनाया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जैसे होगा उस डायरेक्शन में इन्होंने करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है। बट इसका ऑपोजिट जब भी आप करंट का डायरेक्शन दिखाओगे तो इसका ऑपोजिट दिखाओगे। नाउ इस करंट को जो आपका एमीटर के थ्रू करंट जनरेट हो रहा है उसको हम IE से डिनोट करते हैं। IE मीन्स एमीटर करंट। जो आपका बेस से जनरेट होगा उसको हम IB से डिनोट करते हैं, यहाँ पे IB दिख रहा होगा आपको। और जो कलेक्टर से जनरेट हो रहा है उसको हम IC से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप KCL अप्लाई करो किरचॉफ्स करंट लॉ तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? सपोज यहाँ पे P बेस पे हम एक नोड बनाते हैं, उस नोड पे हम KCL अप्लाई करना चाहते हैं, तो KCL की इक्वेशन क्या होगी? एक बार आप सोच के बताओ। I is equal to सर I इक्वल टू IB प्लस IC। ठीक है, IC। आई थिंक सबको क्लियर होगा। IE मीन्स एंटरिंग करंट। यस सर। यहाँ पे एंटरिंग कितना हो रहा है? IE हो रहा है, और कितना आउटगोइंग करंट है? IC और IB। तो जो बाहर निकल रहे हैं उनका IB। समीशन इक्वल्स टू जो अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो IE इक्वल्स टू IB प्लस IC इसका इक्वेशन हो जाएगा। Now working of an NPN transistor, as this electrons flows toward p-type base, they try to recombine with holes. As base is lightly doped, only few electrons recombine with holes within the base. तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जब आपका रिपेलिंग फोर्स लग रहा है तो टुवर्ड्स बेस मूवमेंट होगा, और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन के होल्स हैं तो ऑब्वियसली कुछ रिकम्बाइन करेगा यहाँ पे बेस रीजन में।
एज दिस बेस इज लाइटली डोप्ड ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन विथ होल्स विद इन द बेस। तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे और जो बच जाएंगे आफ्टर रिकम्बिनेशन वो कलेक्टर को मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट होता है। पहले जब आप बायसिंग अप्लाई करते हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने के बाद यहाँ पे कुछ रिकम्बिनेशन होगा, जो रिकम्बिनेशन होगा उस रिकम्बिनेशन के बाद आपका कुछ इलेक्ट्रॉन आईसी में कन्वर्ट होगा। दीज रिकम्बाइंड इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन बेस करंट। तो यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन हो रहा है उससे हम बेस करंट आईबी बना रहे हैं और आफ्टर रिकम्बिनेशन जो बच रहा है वो आईसी कंस्टिट्यूट कर रहा है। द रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसेस बेस एंड कंस्टिट्यूट collector current. So if you apply KCL then I equals to IB plus IC is the relation you will get. जैसा आपने NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग देखा वैसा ही सेम वर्किंग आपका PNP ट्रांजिस्टर का भी होगा। PNP ट्रांजिस्टर में कैसे वर्क करेगा, सबसे पहले आपको PNP ट्रांजिस्टर लेना है। PNP में एमीटर आपका P टाइप होगा, बेस आपका N टाइप होगा, कलेक्टर आपका P टाइप होगा। देन इसके बाद आपको क्या करना है, फॉरवर्ड बायस अप्लाई करना है एमीटर बेस जंक्शन पे। तो फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करिए और एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट कीजिए। तो ये आपका फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट हो जाएगा। सिमिलरली आपको रिवर्स बायस अरेंजमेंट बेस कलेक्टर रीजन में अप्लाई करना है। तो बेस कलेक्टर रीजन में आप रिवर्स बायस अप्लाई कैसे करोगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट करोगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट करोगे। तो जब ऐसा अरेंजमेंट होगा आपका तो करंट जनरेट होगा। अब करंट इसमें कैसे जनरेट होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आपने बायसिंग अप्लाई किया है, तो पॉजिटिव बायस जब अप्लाई करोगे तो जो करंट जो इसके थ्रू रिपेलिंग फोर्स लगेगा होल्स पे वो टुवर्ड्स जंक्शन लगेगा। तो इनका मूवमेंट टुवर्ड्स जंक्शन होगा सारे होल्स का। जब होल्स का मूवमेंट टुवर्ड्स जंक्शन होगा तो ऑब्वियसली जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स होती है। तो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ होल्स होगी। बट जब आप इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बात करते हो तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन इन्होंने दिखा रखा है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा रखी है। अब जो आपका करंट जनरेट हो रहा है IE, उसमें से कुछ करंट आपका आफ्टर रिकम्बिनेशन IB में कन्वर्ट होगा और कुछ करंट आपका जो आफ्टर रिकम्बिनेशन मूवमेंट होगा कलेक्टर में उसके थ्रू IC जनरेट होगा। तो इसमें भी जो टोटल करंट है IE वो आपका IB और IC में डिवाइड होगा। जैसे आप देख सकते हो टोटल एंटरिंग करंट IB प्लस IC है और टोटल आउटगोइंग करंट आपका IE है। तो ये इसका PNP ट्रांजिस्टर का आपका वर्किंग है। फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू एमीटर बेस जंक्शन एंड रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू कलेक्टर बेस जंक्शन। द फॉरवर्ड बायस इन द एमीटर बेस जंक्शन causes holes to move toward base. This constitute emitter current IE। जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था सिमिलर फैशन में यहाँ पे भी हो रहा है। As this holes flow toward n type base, they try to recombine with electrons. As base is lightly doped, only few holes recombine with electrons within the base. These recombined holes constitute a small base current, and the remainder holes crosses base and constitute collector current. So यहाँ पे मैक्सिमम जो होल्स होंगे वो आपके कलेक्टर में डिपॉजिट होंगे और यहाँ पे जो कलेक्ट होंगे कलेक्टर में होल्स वो आपके कलेक्टर करंट को फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कलेक्टर करंट आपका इसके थ्रू बनेगा और जो थोड़ा बहुत रिकम्बिनेशन हो रहा है ड्यू टू लाइटली डोप्ड एन रीजन वो आपका बेस करंट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद ट्रांजिस्टर सिंबल की जो हम बात कर रहे थे वो आपका यहाँ पे गिवन है। NPN और PNP ट्रांजिस्टर में कैसे सिंबल्स बनते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा मैंने बताया था आपको कि जब आप NPN ट्रांजिस्टर में फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हो एमीटर बेस जंक्शन पे एंड कलेक्टर बेस जंक्शन पे आप रिवर्स बायस अप्लाई करते हो तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी।
तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन एग्जैक्ट दिखा रखी है। इलेक्ट्रॉन्स पे रिपेलिंग फोर्स पड़ेगा तो वो टुवर्ड्स बेस जाएंगे। जब टुवर्ड्स बेस जाएंगे तो उनका मूवमेंट टुवर्ड्स बेस है, तो ऑब्वियसली जो करंट जनरेट होगा उसके थ्रू उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे आई की डायरेक्शन होगी इस साइड में टुवर्ड्स बैटरी। अब यहाँ पे अगर आप बात कर लो पी एन जंक्शन जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन बना रहा है, तो यहाँ पे एन आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा एन रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी के थ्रू, तो इनका मूवमेंट टुवर्ड्स बैटरी होगा। जब टुवर्ड्स बैटरी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियसली जो उसका करंट होगा उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर टुवर्ड्स बैटरी है तो करंट का फ्लो अवे फ्रॉम बैटरी होगा। तो यहाँ पे IC का डायरेक्शन ये होगा। अब IB का डायरेक्शन आपको कैसे निकालना है, तो IB का डायरेक्शन आप इस पर्टिकुलर चीज़ से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे P होल्स हैं और यहाँ पे पॉजिटिव बैटरी का लग रहा है, तो पॉजिटिव का अगर बैटरी लग रहा है तो इसके थ्रू जो आपकी रिपेलिंग फोर्स होगी वो P पे लगेगा, और P पे लगेगा तो इसका मूवमेंट अवे होगा इसके। तो जब अवे होगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, होल्स के डायरेक्शन में होगा करंट का डायरेक्शन। अब जो करंट की डायरेक्शन होती है उसी बेस पे उसके सिंबल का भी डायरेक्शन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इमीटर का साइड है उसमें बेस से अवे बनाया गया है, तो बेस से दूर जा रहा है करंट, दैट इज़ वाई इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की साइड है। यहाँ पे जो करंट एंटर कर रहा है वो टुवर्ड्स बेस आ रहा है, तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बेस में बनाया गया है। तो PNP में ऐसा सिंबल आप बनाओगे क्योंकि करंट की डायरेक्शन आपका टुवर्ड्स बेस है, और NPN में अवे फ्रॉम बेस आप सिंबल बनाओगे। ये सबको क्लियर है ट्रांजिस्टर सिंबल कैसे बनाना होता है? किसी को डाउट है? नो सर। ओके, सो इसके बाद ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड्स। अब कितने तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब अगर आप देखो यहाँ पे तो कितने अरेंजमेंट हम इसके बना सकते हैं जो बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं हम। ऐसे 4 अरेंजमेंट बनेंगे। कौन कौन से? पहला फॉरवर्ड, ये दोनों बैटरी अगर फॉरवर्ड बायस में हो, ठीक है, मतलब ये दोनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस में हो। दूसरा पहला फॉरवर्ड हो दूसरा रिवर्स हो। तीसरा पहला वाला रिवर्स हो दूसरा फॉरवर्ड हो। और चौथा दोनों रिवर्स हो। तो ऐसे 4 अरेंजमेंट बन सकते हैं। तो उस बेस पे इनका रीजन डिसाइड होता है किस रीजन में ये काम करेगा। तो अब तक जो हमने डिस्कशन किया है वो सारा का सारा एक्टिव मोड है, मतलब कि जो एमीटर जंक्शन है, एमीटर बेस्ड जंक्शन है, दैट इज़ इन फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो आपका रिवर्स बायस है। इसको हम एक्टिव मोड बोलते हैं। और इसका एप्लीकेशन जनरली हम एम्पलीफायर्स में करते हैं जहाँ पे एम्पलीफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। देन आता है आपका सैचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। जनरली हम एज अ स्विच एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे स्विचिंग की एप्लीकेशन का यूज़ होता है। तो सैचुरेशन मोड क्या होता है? सैचुरेशन मोड में जो दोनों जंक्शन है, इमीटर बेस एंड कलेक्टर बेस, वो सारे दोनों जंक्शन आपके फॉरवर्ड बायस होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस इमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस एंड बेस कलेक्टर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस। देन थर्ड रीजन आपका कट ऑफ रीजन है। इसमें बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस, दोनों जंक्शन आपका रिवर्स बायस होता है। और एक लास्ट होता है आपका मोड, उसको हम बोलते हैं रिवर्स एक्टिव मोड। सो रिवर्स एक्टिव मोड का मतलब ही आप समझ सकते हो कि जो एक्टिव मोड में आप अप्लाई कर रहे हो उसके जस्ट ऑपोजिट आपको बायसिंग अप्लाई करनी है। तो एक्टिव मोड में आप क्या अप्लाई कर रहे थे? बेस इमीटर जंक्शन पे फॉरवर्ड बायस अप्लाई कर रहे थे, और बेस कलेक्टर जंक्शन पे आप रिवर्स बायस अप्लाई कर रहे थे। रिवर्स एक्टिव में क्या आप अप्लाई करोगे? बेस इमीटर जंक्शन में रिवर्स बायस अप्लाई करोगे, और बेस कलेक्टर जंक्शन पे आप फॉरवर्ड बायस अप्लाई करोगे। तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस में
वो ये 3 मोड्स होते हैं। चौथे मोड का एग्जिस्टेंस इसलिए हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि उसका एप्लीकेशन बहुत ही कम है या 9 के बराबर है, तो इसीलिए हम उसका डिस्कशन नहीं करते हैं। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर योर नॉलेज, आप जानो कि जो ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं वो 4 तरह से होते हैं। क्लियर है सबको? ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड्स क्लियर है सबको? हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है। देन ट्रांजिस्टर कनेक्शन न्यू टॉपिक है। इसमें कौन कौन से कनेक्शन हम कर सकते हैं, मतलब कितने टाइप से हम डिफरेंट एम्पलीफायर्स या डिफरेंट मोड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें एक होता है कॉमन बेस, दूसरा होता है कॉमन एमिटर और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर का मतलब क्या है कि जब इनपुट आप ले रहे हो तो इनपुट और जिस टर्मिनल से आप आउटपुट ले रहे हो उसमें क्या कॉमन है। अगर दोनों टर्मिनल में बेस कॉमन है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन बेस। अगर दोनों टर्मिनल में एमिटर कॉमन है तो उसको हम बोलेंगे कॉमन एमिटर। अगर दोनों टर्मिनल में कलेक्टर कॉमन है तो हम बोलेंगे कॉमन कलेक्टर। ये कैसा दिखता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है ये आप समझ जाओ कि जब हम इनपुट लेते हैं तो इनपुट ऑब्वियसली दो टर्मिनल के बीच से हम लेंगे। जहाँ पे भी आप इनपुट दोगे वो दो टर्मिनल के बीच में दोगे, और जहाँ से आप आउटपुट लोगे वो भी आप दो टर्मिनल के बीच से ही दोगे। सपोज इस अरेंजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एमीटर बेस पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हो सपोज, और आउटपुट आप ले रहे हो कलेक्टर बेस से। तो अगर ऐसा आप ले रहे हो और बेस आपका कॉमन है तो जो भी कॉमन होगा वो आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप, वहाँ पे वो ग्राउंडेड होगा, यहाँ पे एक ग्राउंड का सिंबल बना होगा। तो अगर आपका ग्राउंड का सिंबल यहाँ पे बना है दैट मीन्स कि आपका कॉमन बेस है। तो ये आप कभी भी जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें ये मेंशन नहीं है कि कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आप सबसे पहले चेक करोगे कि कहाँ कहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है। जहाँ पे भी ग्राउंडेड है उन टर्मिनल्स को आप एक दूसरे से अटैच कर दोगे, और अटैच करने के बाद देखोगे कि कौन सा चीज़ कॉमन आ रहा है। अगर बेस कॉमन आ रहा है तो कॉमन बेस होगा, एमिटर कॉमन आ रहा है तो कॉमन एमिटर होगा, और अगर कलेक्टर कॉमन होगा तो कॉमन कलेक्टर होगा। तो ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा जब आप उसके पर्टिकुलर डायग्राम को देखोगे। नाउ कॉमन बेस का डिस्कशन करते हैं। सो द कॉमन बेस टर्मिनोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द बेस इज कॉमन टू बोथ द इनपुट एंड आउटपुट साइड्स ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आप देखो इनपुट आपका इस एमिटर बेस जंक्शन के अक्रॉस दिया जा रहा है, और आउटपुट आपका कलेक्टर बेस जंक्शन के अक्रॉस लिया जा रहा है आरसी से। कॉमन क्या है आपका? बेस है। यहाँ पे एक ग्राउंड शो किया जाएगा, तो जब ग्राउंड शो किया जाएगा तो ये कॉमन बेस हो गया, क्योंकि ये कॉमन टर्मिनल है इनपुट और आउटपुट में। ये एनपीएन केस हो गया या आपका पीएनपी केस हो गया। फर्स्ट फिगर शोज कॉमन बेस एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड फिगर शोज कॉमन बेस पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन। अब जब आप ऐसे अरेंजमेंट की बात करते हो, कॉमन बेस कनेक्शन की बात करते हो, और आपने एक्टिव रीजन में इसको वर्क करा रहे हो, तो एक्टिव रीजन में हमने डिस्कशन जब किया था तो बताया था कि एक्टिव रीजन में जब भी ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा होगा तो वो एज अ एम्पलीफायर काम करता है। तो एम्पलीफायर काम करेगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और अल्फ़ा को हम बोलते हैं करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। मतलब यहाँ पे जो एम्पलीफाई होगा वो करंट होगा। द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन एमिटर करंट एट कांस्टेंट VCB इज नोन एज कलेक्टर एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा। ठीक है, तो हम इसी को क्यों बोल रहे हैं एम्पलीफिकेशन फैक्टर? क्योंकि जब भी आप एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात कर रहे हो तो मतलब आप आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट की बात कर रहे हो। आउटपुट हमें क्या मिल रहा है और इनपुट हमने क्या दिया। तो आउटपुट हमने, अगर इस फिगर को देखा जाए तो आउटपुट में आपको IC मिल रहा है और इनपुट में आप IE दे रहे हो।
तो जब ऐसा अरेंजमेंट है तो एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। आउटपुट आपका IC है और इनपुट आपका IE है, तो वही आपको यहाँ पे मिल रहा है देखने को, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा IC बाई डेल्टा IE। लेकिन कंडीशन क्या है, VCB मस्ट बी कांस्टेंट। VCB मीन्स कलेक्टर बेस बायसिंग, ठीक है। तो कलेक्टर बेस की जो बायसिंग की गई है VCB, वो कांस्टेंट होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होगा तो ये अल्फा उस केस में डिफाइंड नहीं होगा। नाउ जनरली प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ अल्फा इज लेस देन यूनिटी बट इन द रेंज ऑफ 0.9 to 0.99। अब ऐसा क्यों है, अगर आपको याद हो ये रिलेशन KCL का, ये वाला रिलेशन अगर याद हो तो इसमें आप देख सकते हो IE इक्वल्स टू IB प्लस IC है। मतलब IE आपका IC से बड़ा है, कुछ भी आप IC में ऐड करोगे तो ऑब्वियसली IE आपका IC से बड़ा हो जाएगा, और जब IC से IE बड़ा है तो ऑब्वियसली IC बाई IE क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो उस केस में यहाँ पे जो भी अल्फा आ रहा है वो हमेशा, कोई भी कंडीशन हो, डेल्टा IC डिवाइड बाई डेल्टा IE आपका जो अल्फा है वो लेस देन यूनिटी होगा। क्लियर है सबको, ये चीज़ क्लियर है? बताइए, आवाज़ जा रही है सब तक? सबको आवाज़ पहुंच रही है? इमरान, आदित्य, शुभादीप, अरुण, शुभम? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ इसके बाद आपका टोटल एमिटर करंट डज नॉट रीच द कलेक्टर टर्मिनल बिकॉज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट कंस्टिट्यूट बेस करंट, सो I इक्वल्स टू IC प्लस IB। ये तो एज इट इज़ आपका फिक्स रहेगा, कोई भी कंडीशन हो जाए। ऑल्सो कलेक्टर डायोड इज रिवर्स बायस्ड, सो वेरी फ्यू माइनॉरिटी कैरियर पासेस द कलेक्टर बेस जंक्शन विच एक्चुअली कंस्टिट्यूट लीकेज करंट ICBO। तो जो रिवर्स बायस कलेक्टर डायोड से जो आपका करंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, उसको हम बोल रहे हैं लीकेज करंट, और लीकेज करंट को हम डिनोट करते हैं ICBO से। ICBO से डिनोट करने का मतलब क्या है, इस करंट का मतलब ये होता है कि करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन एमीटर इज ओपन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करंट बिटवीन कलेक्टर एंड बेस व्हेन एमीटर इज ओपन। तो इसका मतलब आप इस डायग्राम से समझो कि क्या हो रहा है। ये आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है, ठीक है। तो अगर आप एमीटर को ओपन कर दिए, सपोज आपने एमीटर को ओपन कर दिया, तो अगर आपने एमीटर को ओपन कर दिया तो IE आपका 0 हो गया। तो IE अगर आपका 0 हो गया तो ऑब्वियसली जो IC होगा वो IB के इक्वल होगा, जिसको हम बोल रहे हैं ICBO। अब माइनॉरिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपने रिवर्स बायस अप्लाई किया है, और जब हम डायोड का डिस्कशन कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब भी आप डायोड के अक्रॉस रिवर्स बायस अप्लाई करोगे तो जो जंक्शन को क्रॉस करेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करेंगे। तो यहाँ पे जो करंट जनरेट हो रहा है जब आपका एमीटर ओपन है वो है आपका ICBO, और ICBO को हम बोल रहे हैं माइनॉरिटी करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा ये ICBO क्या है। ICBO में डाउट है किसी को? आई थिंक किसी को डाउट नहीं है। सो इसको लीकेज करंट भी बोलते हैं, और जो फाइनल इक्वेशन आता है कलेक्टर करंट का, कलेक्टर करंट आपका आउटपुट है, तो कलेक्टर करंट इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स इनपुट करंट IE प्लस ICBO लीकेज करंट। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा जब आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे होगे। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में IC इक्वल्स टू अल्फा IE प्लस ICBO, और ICBO का मतलब क्या है, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन
emitter is open. So collector current constitute of portion of emitter current alpha I plus leakage current ICBO. Now expression for collector current. अब collector current का expression in terms of IB क्या होगा, बेस करंट क्या होगा. तो बेस करंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, IE को रिप्लेस करते हैं IC प्लस IB से. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, IC प्लस IB से रिप्लेस कर रहे हैं. तो जब आप IC प्लस IB से रिप्लेस करोगे तो IC यहाँ पे है और IB आपका यहाँ पे है. तो IC वाले टर्म्स एक साइड लेते जाओ आप, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका IC मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स IB प्लस ICBO. अब 1 माइनस अल्फा से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दो तो IC इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई IB प्लस ICBO डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा. तो एक एक्सप्रेशन आप ये भी बना सकते हो. उसके बाद आपका इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. आई थिंक आज यहीं पे लिमिट रखते हैं, यहीं पे कंक्लूड करते हैं. यहाँ तक किसी को डाउट है देन प्लीज़ आस्क. किसी को डाउट है यहाँ पे? सर ICBO एक बार. ICBO क्या है, देखो ICBO क्या है आपका, लीकेज करंट हम बोल रहे हैं. लीकेज करंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के थ्रू जनरेट हो रहा है. अब कैसे जनरेट हो रहा है इसको देखने के लिए हम उसकी डिफिनीशन पे जाते हैं. ICBO क्या होता है, तो ICBO तब जनरेट होता है जब आपका एमीटर टर्मिनल ओपन होगा. एमीटर टर्मिनल जब ओपन होगा उस समय जो करंट सर्किट में जनरेट हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ICBO. तो जब आप एमीटर वाला टर्मिनल ओपन कर दोगे तो ऑब्वियसली जो फॉरवर्ड वाला आपका बायसिंग है वो इनएक्टिव हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा. तो ये वाला करंट तो ज़ीरो हो गया IE. अब हमारे पास सर्किट में IC और IB बचा हुआ है, ये आप कॉन्स्टेंटली अप्लाई कर रहे हो और IC और IB बचा हुआ है. तो ऑब्वियसली ये सीरीज सर्किट है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड नहीं है. पैरेलल में या सीरीज में, पैरेलल में कोई भी अलग इसका पार्ट नहीं जा रहा है, कोई भी अलग से ब्रांच यहाँ पे मिल नहीं रहा है किसी भी सर्किट में. तो टोटल जो करंट होगा वो सेम होगा. तो यहाँ पे IB इक्वल्स टू IC हो जाएगा. अब IB इक्वल्स टू IC जब हो गया तो करंट कैसे जनरेट हो रहा है, तो आप देख सकते हो ये आपका PNP ट्रांजिस्टर है और PNP ट्रांजिस्टर में बेस आपका N टाइप है और कलेक्टर आपका P टाइप होगा. तो अगर बेस आपका N टाइप है और पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है और कलेक्टर आपका P टाइप है जो आपका नेगेटिव बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिवर्स बायस. और जब रिवर्स बायस होता है तो हमने डायोड सेक्शन में देखा था कि डायोड में जब आप डायोड के क्रॉस रिवर्स बायस अप्लाई करते हो तो जो करंट फ्लो होता है अक्रॉस जंक्शन वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होता है और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमेशा जंक्शन से अवे फ्लो करते हैं. तो जंक्शन को जो क्रॉस करेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा. तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से जो करंट जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं लीकेज करंट. और उसी लीकेज करंट को हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं ICBO से. ठीक है, तो ICBO क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट बिटवीन कलेक्टर टू बेस व्हेन एमीटर इज ओपन. यहाँ पे 0 या O जो इंडिकेट किया जा रहा है इसका मतलब है एमीटर ओपन है. क्लियर है अभी ICBO का मतलब? यस सर. और किसी को डाउट? तो अगर आपको डाउट नहीं है देन प्लीज़ एक बार IMCRP चेक कर लो, IMCRP काम कर रहा है या नहीं. Sir, not working, sir. प्लीज़ चेक वंस अगेन, एक बार और चेक कर लो.